ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका रेडियो एक्टिविटी, चलिए रेडियो सक्रियता के बारे में जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आराम से पूछेंगे, और जहाँ पर स्पीड बढ़ाने की जरूरत होगा मतलब रिवाइज करना की तेजी से करेंगे। ऑलरेडी 40 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो रेडियो सक्रियता यानी कि ओके, साइंस और एसएसटी दोनों का, अगर आपका एसएसटी है तो 33 में आपका फायदा होगा, 33% में। अगर आपका साइंस पोर्शन है तो आपका 66% वेटेज में आपका आ जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था, बताइएगा अनम्यूट करके। वेरी गुड, हेनरी बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट, हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो सक्रियता की किसका अणु है, तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। ये रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो ये आपका नाभिक का गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है किसमें, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन में, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन में, और परमाणु या न्यूट्रॉन की संख्या से कम है। रेडियो, फिर से बताते हैं, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है, किस में भाग लेता है, तो रेडियो के संयोजी इलेक्ट्रॉन में, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन में, परमाणु के नाभिक में, इनमें से कोई नहीं। परमाणु के नाभिक में, सही है। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, यानी यूनिट, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी, एंगस्ट्रॉम, बताइएगा। 1 2 3, क्यूरी, वेरी गुड। रेडियो सक्रियता की इकाई यानी कि यूनिट आपका है क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा, बीटा, गामा और या फिर गामा, या इनमें से सभी। सभी, वेरी गुड, सभी। बीपीएससी में ये आया था 95 में। नेक्स्ट है, अल्फा बीटा किरणें की खोज किसने किया था, ऑप्शन है डाल्टन, रोन्टजन, रदरफोर्ड या बिलार्ड ने। क्यूरी का ऑप्शन भी नहीं है, बताना चाहेंगे। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप ट्राई ले सकते हैं, जो आप, ठीक है, यहाँ पे भी ट्राई ले सकते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में भी ट्राई ले सकते हैं, बताइएगा। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी, वो भी आपका इसमें है, बिलियार्ड, रदरफोर्ड, बताइएगा तो क्या हो सकता है। नाभिक की खोज की थी। चलिए इसको देख लेते हैं, हम इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा के किरणों की खोज किसने, तो रदरफोर्ड दिया हुआ, लूसेंट का आपका 454 नंबर पेज पर हम बता रहे हैं। इसको हम बाद में हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में आपको कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन होता है, तो अल्फा किरण होगा, ठीक है, अल्फा, ठीक है। अनम्यूट पर सभी लोग सभी बटन हटा दीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, अभी हम बता नहीं रहे थोड़ी कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाभिक से निकलने वाले विकिरण से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, अल्फा, बीटा, गामा। वेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा, वेरी गुड, सभी लोग का सही है। ओके नेक्स्ट, सही जवाब है। अल्फा किरणें होती है H+ आयन या हीलियम ++ आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बता देते हैं। अल्फा किरणें होती है H++ आयन, हाँ, हीलियम ++ आयन। अल्फा किरणें पर उपस्थित होता है 2 इकाई धनावेश या फिर इकाई ऋणावेश या फिर इकाई धनावेश, या इनमें से कोई नहीं। इसमें 2 इकाई धनावेश, ठीक है, अल्फा किरणें पर 2 इकाई धनावेश होगा। बीटा,
हाँ जी, बीटा किरणें बनी होती है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर उदासीन, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं। इस बीटा किरणें निगेटिव होता है यानी ऋण आवेशित होता है, हिंदी वाले मीडियम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है? अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरण। किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार्स का निर्माण होता है? तो बीटा किरण के कारण। फिर से बता देते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार का निर्माण होता है? तो बीटा किरण के कारण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? 1 बढ़ता है किसके कारण? तो बीटा कण के कारण। चलिए आगे हम तेज बता देते हैं, जो क्वेश्चन रहेगा पूछने के लिए बताएंगे। निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है? आपको बीटा में होता है, रिपीटेड है। इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन है? तो बीटा कण के बराबर होता है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा कणों की बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से इसका वेग अधिक होता है। फिर से बताते हैं, समान ऊर्जा की अल्फा किरणें की तुलना में बीटा किरणों की बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग जो होता है अधिक हो जाता है, यानी स्पीड, उसका वेलोसिटी अधिक हो जाता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो मैंने बार बार रिपीट आ रहा है, ऋणात्मक करेगा, बीटा ऋणात्मक करेगा। गामा किरणें क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, उच्च ऊर्जा वाला विद्युत तरंग है। गामा किरणें क्या करती है? रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उत्पन्न युक्त किरणें है। फिर से बताते हैं, गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा का युक्त एक किरणें है। ये एसएससी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? फिर से रिपीटेड है, गामा किरण। इसलिए हम आपको पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछने का रहेगा वो आपसे पूछ लेंगे। तेजी से इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को, लगभग 60 क्वेश्चन इसमें रहेगा। निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम है? तो सबसे कम क्षमता आपका रहेगा आयन क्षमता। अगर पूछेगा सबसे कम तो आपका गामा किरण। अगर वेदन क्षमता भी पूछेगा सबसे अधिक तो इसी का रहेगा, लेकिन आयन की क्षमता सबसे कम इसी में रहता है, गामा किरण में। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज एक बार में बता देते हैं। अगर वेदन क्षमता यानी कि जो किसी को वेदने की क्षमता है उसमें भी गामा ऊपर में है, टॉप पर है, और आयन में आपका इसमें सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक है? फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से बदल जाता है, किसमें बदल जाता है? तो ऑप्शन है कोरेंडम, सीसा, कैडमियम, जस्ता। तो सही जवाब होगा शीशे के रूप में बदल जाता है, ठीक है, शीशे के रूप में बदल जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है? 26। इसमें अल्फा किरणें वेदन क्षमता सबसे कम होगी अल्फा का, और सबसे ज्यादा होगा गामा का, सबसे ज्यादा गामा का होगा। आयन क्षमता सबसे कम होगा आपका अल्फा किरण का। चलिए ध्यान रहेगा, याद रहेगा, यस नो में भी। बिल्कुल, इसलिए मैं 2-3 बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, आपको एफर्ट्स ज़्यादा नहीं डालना पड़े। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम से पैडेडियम। बताइएगा इसका आंसर। किस यस पोलोनियम, किन्होंने बताया? वेरी गुड। चलिए, किस रेडियो एक्टिव तत्व का, हाँ, किस नाम का रेडियो उसके देश का नाम पर रखा है? तो पोलोनियम आपका पोलैंड के नाम पर रखा गया। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, सोडियम। वेरी गुड, वेरी गुड उषा जी एंड कमला जी, सोडियम। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है? रिपीटेड है, बताइएगा, सीधे ऑप्शन नहीं बताएंगे इसमें। क्यूरी अभी मैंने बताया था, रेडियोधर्मिता का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? अस्टेटिन, फ्रांसियंस, टाइटेनियम या जर्कोनियम। यूपीपीएससी का या आईएएस का क्वेश्चन है, बताइएगा। जर्कोनियम,
सही जवाब होगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है कौन सा, तो जर्कोनियम, बाकी सारे हैं, स्टेटिन भी है, फ्रांसियस है और टाइट्रियम भी है। रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? ऑप्शन बता रहे हैं, क्यूरी, बेकरवेल है या रदरफोर्ड या इनमें से सभी। क्यूरी सही है और वेकरवेल भी इसमें दिया हुआ, रदरफोर्ड भी इसमें संबंधित है, तो आपका इनमें से सही आपका सही दिया है डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीटा के उत्सर्जन के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होगा और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, इसका चैप्टर खत्म कर देते हैं 5 मिनट में और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु द्रव्यमान में 2 की कमी होगी, सॉरी परमाणु क्रमांक में यानी कि एटॉमिक नंबर में 2 की वृद्धि होगी और एटॉमिक मास में आपका 4 की कमी होगी। नेक्स्ट है, सोडियम 11 एंड 22 से 1 बीटा उत्सर्जन होता है करने वाला पदार्थ है कौन सा है? तो आपका मैग्नीशियम होगा, Mg। ठीक है, नेक्स्ट है, ये रिएक्शन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाता है तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, आधी रहेगी, या फिर √2 गुना बढ़ जाएगी या 2 गुना हो जाएगी? तो सही जवाब है और परिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 20 मिनट है, इसकी 1 ग्राम मात्रा को 0.25 ग्राम तक घटने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा उसको? 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। इसका सही जवाब होगा 40 मिनट, इसका डबल हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने ये क्योंकि अर्ध आयु है तो पूरा आयु पूरा करने में इसको डबल टाइम लग जाएगा। कुछ इसमें न्यूमेरिकली तो हम बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन ये आया हुआ है। पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट ईयर रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का। और पृथ्वी का आयु का आकलन किसके? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज। तो कृत्रिम अगर पूछेगा तो एफ जोलियट और आई क्यूरी के द्वारा। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? रदरफोर्ड और सॉडी ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा। ऑप्शन दे, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑटो हॉर्न सही जवाब। एटम बम, और ये आपका एसएससी में 3-4 बार आया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको दे दिया पूछने के लिए। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन पर, संलयन पर? बताइएगा। विखंडन पर। और संलयन पर कौन सा काम करता है? सूर्य का प्रकाश। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए। कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु का निर्धारण करता है? तो जीवाश्म का अभी मैंने बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है एक बार, आपका यूपीपीएससी में पूछा गया है आपका। कल्पकम के फास्टर फ्रीडम रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन होता है? तो समृद्ध यूरेनियम होता है। एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार हैं वो कौन सा है? तो थोरियम का है। और नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, ये रेलवे में पूछा गया था। चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, समस्थानिक, संभारिक और एंड आइसोन्यूट्रॉनिक। इसके बारे में एक क्लास उन्होंने लिया भी था, संभारिक, अर्चना जी ने 2 दिन पहले। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उनसे जवाब की अपेक्षा रहेगी। समस्थानिक होते हैं किसी की एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? वेरी गुड। परमाणु क्रमांक समान हो और दरम्यान उसका परमाणु भार भिन्न होना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनमें से प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार रिपीट करते हैं।
वेरी नेक्स्ट है ये, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप, इंग्लिश में अभी इसी को कहते हैं आइसोटॉप का, वो नाभिक हो जिसमें से प्रोटॉन की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें लगभग 28 क्वेश्चन है, मैं 23 कंप्लीट कर देता। हाँ, इसमें ज़्यादा दम है नहीं, तो मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ 2 मिनट में। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग रहती है, भिन्न होती है न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या के कारण। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3 है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो है, पहले जान लीजिए, वो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, ये हाइड्रोजन का है। और चौथा ऑप्शन है इट्रियम, इट्रियम आपका नहीं है। PDT याद रखिएगा, PDT प्रोट्रियम एंड ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, PDT याद रहेगा। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मिलेगा, इट्रियम, ट्रिटियम कुछ भी रहेगा, उसको वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, आप मार दीजिएगा ऑप्शन में। ऑब्जेक्टिव आपको है, तो इसलिए उसी फॉर्मेट में हम तैयारी कर रहे हैं। अगर मेंस रहता लिखने का तो उसको हम अलग से तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिटियम कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, रेडियम कहेंगे या ट्राइट्रियम कहेंगे, तो एकमात्र ऑप्शन है इसमें ट्राइट्रियम। तो CDS में पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है समस्थानिक, जिसे O16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, क्या है ये एक समस्थानिक है, क्योंकि परमाणु संख्या सभी जगह सेम है, 8 8 8 है, लेकिन इसका भार चेंज हो रहा है, 16 है, 17 18 है, इसलिए इसको समस्थानिक कहेंगे। परमाणु अभी जैसा कि अभी इन्होंने बताया था कि परमाणु क्रमांक सेम होगा तो उसको आइसोट्रॉप्स यानी समस्थानिक कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, ऑप्शन है यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लेड। ये नया क्वेश्चन है, इसका आंसर की अपेक्षा रहेगी, सब बताइएगा कोई भी। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, अर्चना जी, आर यू देयर? नहीं, इनसे इसलिए पूछा था क्योंकि इन्होंने बताया था पोलोडियम, तो यही आंसर है, पोलैंड से निकला हुआ पोलोनियम, याद रखिएगा। उनसे सर्वाधिक संख्या में जिसके समस्थानिक पाए जाते हैं वो है पोलोनियम, ठीक है। नेक्स्ट है, पोलोनियम में समस्थानिक की संख्या कितनी है, 15 है, 17 है, 23 है या 27 है, तो नंबर भी याद रखिएगा, 27 है, कितना रहेगा 27। ओके, नेक्स्ट है, याद छूटेगा नहीं क्वेश्चन, यहाँ छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सो तो नहीं गया, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, थोरियम का, कार्बन का, बताइएगा आंसर। वेरी गुड, जग गए। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो क्या कर रहे, ओके। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, कार्बन। गलत जवाब, 0 नंबर ऐड कर लीजिएगा अपने खाते में। इसका सही जवाब होगा यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। खाने पीने का प्रोग्राम 1 घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, एनी हाउ आपकी अपनी स्वेच्छा है। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त के थक्के की स्थिति को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आपका है सोडियम 24 का, सोडियम 24, बाकी ऑप्शन से है कोबाल्ट 60 या AS74 I131, तो ये आंसर नहीं है बल्कि सोडियम Na24। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों से प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा, कौन सा किरण करता है, ये जी क्वेश्चन बताइएगा। 1 2, वेरी गुड। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, कौन सा किरण उत्सर्जित, वेरी गुड, गामा किरण। नेक्स्ट है, याद रहेगा सभी लोग को, ओके, सभी लोग को आवाज जा रही है ना। उषा जी आपको दिक्कत नहीं हो रही है इस बार,
आप ठीक आ रही है? चलिए ओके, 5-10 मिनट करने के बाद आप अपना कंटिन्यू करिएगा आज या नहीं, यस नो, चलिए ठीक है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन होता है? तो कोबाल्ट 60 है। तेजी से कंप्लीट करते हैं। आर्सेनिक 74 आपका ट्यूमर में काम आता है, अभी मैंने बताया है। कोबाल्ट 60 का कैंसर में यूज होता है। आयोडीन 131 यानी 131 जो होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए जानते हैं। और सोडियम 24 आपका होता है रक्त व्याधि क्रम में, रक्त की व्याधि क्रम में। फिर से बताता है व्याधि क्रम में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर में, कोबाल्ट 60 कैंसर में याद हो जाएगा, इसलिए मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ। आयोडीन 131 आपका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, सोडियम 24 आपका रक्त व्याधि क्रम में। नेक्स्ट है वो वैसे नाभिक जिनमें से प्रोटॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है भिन्न हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। और जो भी लोग हम आपको जिसे मौका देते हैं ना बोलने के लिए, जैसे क्या उषा जी हो गए या फिर रूपम जी आपने बोला, ये जो भी आप मौका देते हैं, तो इस तरह से आपको समझाना है कि आपको समझ तो आ रही है लेकिन सामने वाले पर्सन को कुछ भी नहीं आता है, ऐसे समझाना है। जीरो नॉलेज है। आप स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को जिसको कुछ भी नहीं आता है, गांव देहात का, और रो भाषा में समझाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो इंग्लिश और जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं वो समझ ना आए तो वो लेक्चर का और क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं, इनपुट नहीं निकलता है कुछ भी। आई होप कि समझ गए होंगे। ओके, ट्राई कीजिएगा। आप तो ट्राई ही नहीं करते, आप क्यों होके बोल रहे हैं? एक बार भी लेक्चर लिए हैं? तो फिर चलिए, वैसे नाभिक जिसमें से न्यूट्रॉन की संख्या समान है तथा प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, वो क्या कहता है? समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। आइसोटोप क्या होता है? समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है। समन्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोप्स जो होते हैं जिसमें से परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। फिर से बताते हैं, आइसोटोन यानी समन्यूट्रॉनिक है जिसमें परमाणु क्रमांक सेम है और परमाणु भार भिन्न है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या वही सेम चीज है, आइसोटोन से। और ये आपका नेक्स्ट है, ये एग्जांपल दिया हुआ आइसोटोप, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? संभारिक आपका उत्पन्न होगा बीटा किरण से। आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको कंप्लीट करते हैं, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित। धनायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी आपका कोई भी है जो आपका जब इलेक्ट्रॉन को खोएगा, आपको छोड़ेंगे तो वो धनायन, जैसे कि मेरे पास पैसा है या नॉलेज है, मैं आपको बांट रहा हूँ, तब मैं आपको कहूँगा कि हाँ मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं किस बात का धनायन है, यानी किस बात का मैं धनी आदमी हूँ। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा, रो भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। जो ऐसे यानी साइंस के पोर्शन वाले बच्चे नहीं होंगे उसको भी समझ आए, ऐसा समझाना है, ठीक है। ऋणायन तब होगा जब वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी जो ऋण लेने वाला होगा, कुछ न कुछ पैसा लेगा तो वो क्या कहेगा? ऋणी आदमी है, मतलब कि लोन लेने वाला इंसान है, तो क्या होगा? यहाँ इसको क्या कहेंगे? ऋणायन तब होगा जब वो उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। समझ गए होंगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं। एसएसटी वाले हो या साइंस वाले हो या इवन कई लोग हैं लैंग्वेज वाले भी जुड़ते हैं, कोशिश करते हैं, कई लोग कमेंट भी किए हैं और इसमें जुड़े भी हैं। 20 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एक्टिव भी 7-8 लोग हैं। 2 से 3 दिन और मौका देंगे, उसके बाद इस सभी को भगा देंगे हम। कई लोग रिक्वेस्ट करके इसमें ऐड हुए हैं। 6 से 7 लोगों को आज भी मैंने रिमूव किया था इस ग्रुप से। मैंने 3 बार पूछा है, आप ज्वाइन करेंगे तो ही ऐड करेंगे, नहीं तो अदरवाइज कई ग्रुप है जिसमें आप जा करके इंटरटेन कर सकते हैं आप। आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम क्या होता है? वैद्युत संयोजक कहलाता है। यह एक आयनिक बंधन बनता है तब एक धातु तत्व का संयोग और धातु से होता है। फिर से बताते हैं, एक आयनिक बंधन बनता है, कब बनता है? जब धातु तत्व का संयोग होता है, यानी जुड़ता है, संयोग होता है और धातु तत्व से। किसके? आयनिक बंधन तभी बनेगा जब एक धातु तत्व होता है। यानी धातु कौन कौन सा होता है? जो चमक आता है, जिसको रगड़ने के बाद चमक आती है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, और आप लोग जो पहनते हैं वो उसको अधातु तत्व से आपको
योग करेंगे, जोड़ देंगे। विद्युत संयोजक क्या होता है, बंधन क्या होता है, जो से विपरीत अपशिष्ट आयनों के बीच में होता है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है? मीथेन आपका आयनिक बंधन है, बाकी सब है। पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड भी है। निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? किसमें है आपका? तो आपको सीधे बताते हैं, CaCl2 में है। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंधन है? आपका NaNbr में है। नेक्स्ट है संयोजक किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी जिसको भी करता है। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच में बंधन की प्रकृति क्या कहलाता है? अध्रुवीय संयोजक कहलाता है। अध्रुवीय संयोजक कहता है। मीथेन अणु में क्या होता है? एकल संयोजक बंधन होता है। इथाइल अणु की आकृति क्या होता है? समतल त्रिकोणीय होता है। समतल त्रिकोणीय। इथिलीन अणु की आकृति किसकी होता है? तो समतल त्रिकोणीय होता है। मैं 2-3 बार बोल देता हूँ, आप बाद में रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा, सोते सोते भी आपको सुन लीजिएगा 1.5 के स्पीड से, तो याद रहेगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है, समचतुष्फलकीय होता है। संयोजक यौगिक के द्रव्यमानक क्वथनांक भी निम्न होते हैं, किसके कारण होता है? तो उनके आंतरिक बल कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है विद्युत संयोजक बंधन होता है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो ऊर्जा हमेशा उसका निर्मुक्त होगा। जब कोई भी रासायनिक बंधन बनता है यानी कोई भी एक जुड़ता है तो उसमें कोई भी ऊर्जा इसमें निर्मुक्त मतलब कि निकलता नहीं है उसमें से, ठीक है। जैसे कि हम लोग का ग्रुप अगर बनते जा रहा है, रो भाषा में समझे, तो कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ता जाएगा। ये नहीं होगा कि नॉलेज घटेगा, एक दूसरे से नॉलेज बढ़ता जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। निम्न में से कौन यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है? तो CH4 में नहीं होता है, बाकी सब में है। जैसे कि NH3 में है, H2O में है, वाटर में भी है, और CH3COH में भी है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? तो आपका HF में है, बाकी सब में नहीं है। HCl में हो गया, HBr में हो गया, HI में हो गया। रैखिक संरचना वाला अणु कौन सा है? CO2 है। रैखिक संरचना वाला अणु कौन है? CO2 है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन क्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संकुलित होता होगा। इसमें थोड़ा सा ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये केमिकल पार्ट का जो है तो मे भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोशिश करते हैं फिर भी। NH4Cl में पाए जाने वाला आबंध क्या होता है? तो सहसंयोजक भी होता है, वैद्युक भी होता है, और उप संयोजक भी होता है, इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या होता है? CH3। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होता है। इस प्रवृत्ति की समानता क्या कहलाता है? अक्रिय गैसें से होता है। चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब मौका दिया जाता है अब उषा जी को। ओवर टू यू। मुगलकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे हम। मुगलकालीन प्रशासन में सबसे